हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 10th बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं हमारे वो विज्ञान के हैं और विज्ञान में हमारे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ होगी तो मैक्सिमम टाइम वो होगी वो आपको हाइड्रोजन गैस ही निकाल के देगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है उस तरह से बने यौगिक को किस यौगिक के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है सहसंयोजक, दूसरा ऑप्शन है वैद्युत संयोजी, तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaCO3। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात होता है। ये परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग ऐसा ना समझे कि परमाणु की संख्या मतलब कि हाइड्रोजन कितने अणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो 1:1 में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 2:1 में होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु आते हैं, ऑक्सीजन के सिर्फ 1। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन द्विक अपघटन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उपचयन, चौथा ऑप्शन है उसमें छेपी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपचयन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु मतलब जिसमें कोई धातु वैसे किसे कहते हैं जिसकी अपना चमकीलापन हो, एक तो आप विशेष उसमें एक मतलब कि चमकीलापन हो, विशेष आवाज़ हो जिसका, जैसे कि लोहा में एक बजेगा तो उसका अलग आवाज़ होगा और लकड़ी का कुछ अलग होगा, तो वैसे को हम धातु कहते हैं। तो इसमें जो आपका धातु है वो हो जाएगा आपका कार्बन। और एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी जो तत्व होते हैं जिसके लास्ट में य अम आता है, यम मतलब कि वो सभी मैक्सिमम टाइम मतलब कि ये है कि वो धातु ही होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में कौन सा उपधातु है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, चौथा ऑप्शन है कार्बन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। आपने देखा भी होगा कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पे सफ़ेद परत लगी होती है, जिनको मैक्सिमम टाइम हम समझते हैं कि ये क्या है, सिल्वर की एक परत है, लेकिन वो क्या होती है, वो एक होती है टीन की लेप। क्योंकि जो होता है दोस्तों, वो टीन की अपेक्षा जो जिंक है वो कम अभिक्रियाशील नहीं होता है। मतलब कि जो टीन है वो जिंक की अपेक्षा जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है, इसी के कारण। ठीक है, टीन जिंक जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है आपका टीन से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ag मतलब कि सिल्वर। आप लोग इसे एकदम याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पीतल है। पीतल जो है वो 2 धातुओं से मिलकर बना है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। पीतल, पी से क्या होगा आपका तांबा। ठीक है, जैसे देखिए पीतल में क्या आता है, एक तांबा आता है और एक आपका ब्रॉन्ज आता है। ब्रॉन्ज मतलब कि जिंक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिस धातु है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं करता। ऑक्सीजन से मतलब कौन है जो संयोग नहीं करता। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आपने देखा भी होगा गोल्ड जो है वो एक मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को जो है हम 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, आपने देखा भी होगा। और इसी कारण जो हम गहने या फिर जितने भी ज्वेलरीज होती हैं, आभूषण जो बनते हैं, वो कभी भी 24 कैरेट में नहीं होते, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है काफ़ी मतलब कि उनसे जो गहने होते हैं वो बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस प्रकार से हम शुद्ध सोने में शेप को नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो इसमें जो होगा आपका आंसर वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में होता है। और अगर ऑप्शन में ब्रोमीन होगा, अगर नहीं होगा तो आपका Hg मतलब कि मरकरी या फिर पारा जो भी कहिए वो होता है। और इसका जो परमाणु संख्या जो होता है, मतलब इसका क्या समझिए तो एटॉमिक नंबर वो होता है आपका 80 मतलब कि 80 सूचित किया जाता है Hg से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है वो आपका सोल्डर बनता है। सीसा को हम किससे लिखते हैं? Pb से, और टीन को Sn से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा भी आपको दे सकता है कि सोल्डर किन किन से मिलकर बना होगा, और ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, तो ये वाला भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें जो है दोस्तों वो आपका कॉपर जो है वो आपका अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन अधातु है? तो इसमें आप देखिएगा कार्बन जो है वो आपका एक अधातु है, बाकी ये तीनों के तीनों आपके धातु हैं। फेरस मतलब कि लोहा भी है, वो भी धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है, और गोल्ड तो धातु है ही। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो आपका एक धातु है, हमने ऊपर भी देखा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का अयस्क। और बॉक्साइट का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Al2O3.2H2। आप लोग ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा गया, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु जो होते हैं वो अधिकतर टाइम जो होते हैं विद्युत धनात्मक ही होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जब जिप्सम जो होता है उसमें जब हम उसको जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4.12H2। और जिप्सम का जो होता है दोस्तों वो होता है आपका CuSO4.2H2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोहे यानी कि फेरस की परमाणु संख्या। तो जो लोहा होता है उसकी परमाणु संख्या 26 होती है। और आप लोग परीक्षा में जाने से पहले 1 से 30 तक जितने भी एटॉमिक नंबर आते हैं उन सब के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कौन से किस स्थान पे तत्व आते हैं उनको याद करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो होता है वो आपका एक होता है मिश्र धातु। और जंगरोधी स्टील में जो होता है आपका निकेल भी मिला होता है, फेरस भी होता है, उसके बाद कार्बन भी होता है, और क्रोमियम भी होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें से कौन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आपका फ्लोरीन है, और इसका परमाणु संख्या 9 होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है दोस्तों वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो सोडियम है, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी रिएक्टिव है, लेकिन हम इसको चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिनमें मतलब कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि इनमें से हम सभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अधिकतर टाइम देखिएगा जो आपके घर में बर्तन यूज होते होंगे उनके पास पीछे कुछ लेपन किया होगा, तो वो जिंक का परत ही होता है। लेकिन इसमें से बचाने के लिए जंग से हम तीनों का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम जो है वो सबसे इसमें से भारी धातु है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जस्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेड जो है दोस्तों वो जस्ता का अयस्क है, और जिंक ब्लेड का आपको पूछ सकता है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है ZnS। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है दोस्तों वो आपका क्या है? उपधातु है, उसकी परमाणु संख्या 14 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? हाँ, गंधक को आप लोग ध्यान रखिएगा, गंधक को हम सल्फर इसी को गंधक कहते हैं, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो आपकी 16 होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो कि
परमाणु संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर से थे। तो आप लोग जो याद करके जाइएगा इनको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या धातु के ऑक्साइड होते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं, वही धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच। देखिए यहाँ पे लाल को क्या कर रहा है, नीला। तो लाल से जब नीला में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एक क्षार होगा। तो क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का निम्नांकित में कौन लवण है? तो यहाँ पे K2SO4 जो है वो आपका एक लवण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच जो होगा 7 होगा, और शुद्ध जल का भी जो पीएच होता है वो भी 7 ही होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका एक विजातीय यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण है? सबसे प्रबल लवण जब भी पूछेगा आपसे वो NaCl अगर ऑप्शन में है तो NaCl ही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 मतलब कि 7 होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार की जब भी अभिक्रिया होगी वो आपको लवण देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो है दोस्तों वो एक आपका प्राकृतिक सूचक है, हल्दी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये जो NO2 देखिए यहाँ पे होगा आपका Na2CO3.10H2O यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये जो होगा सही आपका एक सूत्र है, और ये जो होता है आपका धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका NaHCO3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में जो होता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसी कारण दही जो बोलते हैं हम लोग जम गया है वो उसी के कारण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि C12H22O11। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।